हेलो बच्चों, कल हमने बीए फाइनल में नौकरशाही के दोषों को दूर करने के उपाय पढ़े थे। आज हम नया टॉपिक लेंगे, लोक सेवा, सिविल सर्विस। कैसे नौकरशाही पढ़ी हमने, नौकरशाही में अलग बात है। ये लोक सेवा, सिविल सर्विस, लोगों के सेवा के लिए कार्य करते हैं। तो थोड़ा सा परिचय। लोक नीति के रूप में अभिव्यक्त राज्य की इच्छाओं को क्रियान्वित करने का प्रमुख साधन लोक सेवाएं हैं। आधुनिक राज्य के कार्य संचालन के लिए ये सेवाएं अपरिहार्य हैं। राज्य संबंधी दर्शन अब हस्तक्षेप नीति से हटकर सामाजिक कल्याण की नीति पर आधारित हो गई है। इस विकास के साथ आधुनिक राज्य में बहुविध कार्यों का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया गया है। लोक सेवा इन कार्यों को पूरा करती है। यानी लोक सेवा, पहले तो लोक सेवा का पहले तो राजा होता था, उनके मंत्री कार्य करते थे, राजा जो डिसीजन लेता वही होता था। लेकिन वर्तमान में ये सिविल सेवा, लोक सेवा, जो लोगों के कल्याणकारी कार्य करते, जो नीतियाँ व्यवस्थापिका बनाती है, कार्यपालिका उनको क्रियान्वित करती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है, न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। कोई भी कानून बनाए, कोई भी बनाए। इसके अलावा लोक सेवा, ये कार्य सारे सौंपते हैं लोक सेवा को, सिविल सर्विस को। उनको लोगों के हित के लिए आगे कार्य करना पड़ता है। तो किस प्रकार से लोक प्रकार का अर्थ और लोक सेवा के महत्व पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ते हैं लोक सेवा का अर्थ। लोक सेवा यानी सिविल सर्विस शब्द का प्रचलन अर्थ राज्य की प्रशासनिक सेवा की असैनिक शाखाएं हैं। राज्य की सेवा दो प्रकार की होती है, सैनिक और असैनिक। सेना द्वारा भी तो भी आक्रमण बाहर का आ जाए, हो जाए आक्रमण, तो सेना द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। एक असैनिक, हमारे कोई भी सामाजिक आर्थिक सामाजिक में जीवन में कोई भी समस्या आ जाए तो लोक कल्याणकारी के कार्य प्रशासन द्वारा किया जाता है, उसको कहते हैं असैनिक। सैनिक सेवा देश के सैनिक प्रशासन से संबंधित होता है तथा असैनिक सेवाएं असैनिक प्रशासन से होता है। यानी ये प्रशासन, इसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये बड़ी पोस्ट होती है जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इनको नियुक्तियां दी जाती है। फाइनल के शब्दों में लोक सेवा अधिकारी का एक व्यावसायिक निकाय है जो स्थायी है। यानी ये स्थायी है, इनकी नियुक्ति होने के बाद रिटायरमेंट के समय तक वो बने रहते हैं। नेता लोग जो है वो अस्थायी होते हैं और ये स्थायी। तो कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक तो जो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, वो अस्थायी, 5 वर्ष के बाद दूसरे नेता आते हैं। और ये है स्थायी कार्यपालिका। इसमें अपने शिक्षा द्वारा, अपने मेहनत द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा वो ये पद हासिल करते हैं। लेकिन ये जब तक रिटायरमेंट नहीं होते तब तक ये अपने कार्य पर बने रहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। स्थायी है, वेतनिक है, यानी उनको सैलरी देने पर वो कार्य करते हैं तथा कार्य कुशल है, यानी उनको वेतन यानी सैलरी देने के बाद वो अच्छे से कार्य कुशल कार्य करते हैं। ग्लैडन ने सिविल सेवा की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में की है कि प्रशासन के क्षेत्र में तटस्थ विशेषज्ञों का व्यावसायिक निकाय जो निस्वार्थ रूप से बिना राजनीतिक, दलीय विचारों अथवा
वर्ग हितों से प्रभावित हुए राष्ट्र की सेवा में प्राणगण से जुड़ा हुआ है। यानी ये एक व्यवसायी है और ये निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और राजनीतिक दल के विचारों को, वर्ग हितों को प्रभावित कर राष्ट्र की सेवा का प्रमाण देते हैं। लोक सेवा शब्द की ब्रिटेन में ये परिभाषा की गई है कि राजनीतिक या न्यायिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त ताज के वे सेवक जो असैनिक रूप से सेवा योजित हो और जिसका पारिश्रमिक पूर्णतः प्रत्यक्षतः उस धनराशि से दिया जाता है जो संसद द्वारा इन्हें इस हेतु स्वीकृत की गई जाती है। यानी इंग्लैंड में ये बात कही गई है कि ये सेवा ताज की तरह है और वही राजा द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा इनको पद दिया जाता है और संसद द्वारा इन्हें स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वही कानून बनाएगी संसद। कानून बनाने के बाद ये भी बात आएगी, इन्हें लोगों की सेवा के लिए लोक सेवा आयोग का निर्माण किया जाएगा, उसमें भर्तियां की जाती, जो पास होगा, एग्जाम देगा, जो होशियार होगा, उनका एग्जाम लेके उनको नियुक्तियां दी जाएगी। सिविल सर्विस की उपयुक्त परिभाषा सन 1929 में टॉमलिन आयोग की रिपोर्ट में की गई है। यानी सिविल सर्विस की परिभाषा 1929 में टॉमलिन आयोग में रिपोर्ट में की गई है कि लोक सेवा के नियुक्ति की जाएगी। इस परिभाषा के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में केवल केंद्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों ही सिविल सर्विस के कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं। यानी सैनिक नहीं आएंगे उसमें। ये सेना में भर्ती अलग है, वो फौजी होंगे, वो देश की रक्षा के लिए होंगे और ये लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को स्थानीय सरकार सेवा कहा जाता है। यानी स्थानीय में जो आरएस वगैरह, जैसे हमारे राजस्थान में आरएस, इसमें तहसीलदार ये सब आएंगे, ग्राम सेवक, ये सब तहसील के लेवल में, और आईएएस आईपीएस ये स्थानीय नहीं, ये पूरे केंद्र द्वारा इनको नियुक्ति दी जाती है, वो है सिविल सर्विस। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक रूप में होता है। वहाँ संघीय सरकार में जो सरकारी कर्मचारी प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें सिविल सर्विस प्रतियोगिता सेवा अथवा वर्गीकृत सेवा का नाम दिया गया है। यानी अमेरिका में संघीय व्यवस्था है, शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। तो केंद्र द्वारा नियुक्ति दी जाती है, राज्य में वो राज्य में काम करते हैं। हर जिले में एक कलेक्टर होता है, आईएएस आईपीएस आईएफएस, जो फॉरेस्ट का विभाग का होता है, जंगल, बड़े बड़े जंगल का विभाग अध्यक्ष होता है। तो ये तीनों हर जिलों में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति दी जाती है, क्योंकि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, तो उनको सिविल सर्विस या वर्गीकरण सेवा का नाम दिया गया है। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों तथा नगरों की सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो व्यक्ति चुने जाते हैं, उन्हें भी सिविल सर्विस में सम्मिलित किया जाता है। इसके कहने का मतलब जो नगरों में, यानी स्थानीय में भी परीक्षा होगी। जैसे राजस्थान में परीक्षा हो रही है, दे तो कौन रहा है नियुक्ति, केंद्र सरकार परीक्षा की व्यवस्था कर रही है, लेकिन राजस्थान के व्यक्ति भी उसमें भाग ले सकते हैं, यानी राज्य के भाग ले सकते हैं, और वो सिविल सर्विस वो केंद्र के अंडर में उनकी वो सर्विस देंगे। भारत में 1947 तक प्रतियोगिता के आधार पर चुने गए व्यक्ति इंडियन सिविल सर्विस
आईसीएस का अंग होते थे। ये सैनिक सेवा के व्यक्तियों से पृथक होते थे। यानी सेना में सैनिक और असैनिक, सैनिक तो देश के रक्षा के लिए और लोगों की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात होते थे, और ये असैनिक लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। किंतु इंग्लैंड की भांति उस समय तक यहाँ न्यायाधीशों और सरकारी प्रशासकों के पृथक वर्ग नहीं थे। यानी इंग्लैंड में न्यायाधीश और प्रशासन के अलग वर्ग नहीं थे, उनको शामिल एक साथ ही किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद इन दोनों को पृथक कर दिया गया। यानी जब स्वतंत्र हुआ इंग्लैंड, तब उनको अलग अलग कर दिया गया, न्यायाधीश को अलग और सिविल सेवा को अलग कर दिया गया तथा इसे भारतीय प्रशासन का नया नाम दे दिया गया। यानी भारत में भी 1947 में इंग्लैंड की भांति उनको अलग कर दिया गया 47 में, और उनका नाम भारतीय प्रशासन का नया नाम दे दिया गया है। इस प्रकार से भारत में 47 के बाद ये बात सामने आई है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे लोक सेवा का महत्व। लोक सेवा का महत्व, क्या महत्व रखता है लोक सेवा, इसमें हम पढ़ेंगे। संविधान निर्दिष्ट लक्ष्यों और आदर्शों की प्राप्ति में प्रशासकों एवं लोक सेवकों की भूमिका मंत्रियों और विधायकों से कम महत्वपूर्ण नहीं होती। यानी लोक सेवा के जो सेवक हैं उनकी भी भूमिका मंत्रियों से कम नहीं होती, उनका भी मान सम्मान और उनके कार्य भी वैसे होते हैं जैसे मंत्री जो नीतियां बनाते रहे, वो लोगों से चुन के आए तो नीतियां बनाते हैं लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। क्रियान्वयन कौन करता है? प्रशासन करता है। तो उनकी भूमिका मंत्रियों के बराबर भी विधेयक होते हैं। राज्य के कार्य क्षेत्र के बढ़ने के साथ सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में शासन तंत्र का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। जिन दिनों सरकारें यानी जिन समय सरकारें हस्तक्षेप नीति में विश्वास करती थी, उन दिनों राज्य का कार्य क्षेत्र मात्र शांति और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित था। यानी जब तक ये सरकार जो हस्तक्षेप नहीं करती थी किसके प्रशासन में कोई कार्य के लिए, तब तक कार्य क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनी रही थी और सीमित था काम। परंतु इन दिनों औद्योगिक क्रांति, तकनीकी क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति होने एवं लोक कल्याणकारी समाजवादी विचारधारा अपनाए जाने से राज्य के कार्य क्षेत्र का असाधारण रूप विस्तार हुआ। यानी जैसे ही समय बदला, औद्योगिक क्रांति आई, बड़े बड़े उद्योग और छोटे बड़े सारे उद्योग स्थापित हो गए, तकनीकी क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर दी, अत्यधिक कल्याणकारी कार्य समाज सेवा के हिसाब से या समाजवादी विचारधारा, यानी लोगों के मन में भी समाज के प्रति क्या हुआ कि सारे समाज का विकास होना चाहिए। तो इसके कारण उनके कार्य और भी बढ़ गए, कार्य क्षेत्र का असाधारण रूप विस्तार हुआ। यानी उनके कार्य प्रशासन यानी सिविल सर्विस के कार्य और भी बढ़ने लग गए, इसलिए उनका महत्व बढ़ गया। आज नागरिक जीवन का कोई भी पहलू राज्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं है। यानी नागरिक का जीवन किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, किसी क्षेत्र में विकास के लिए हो नागरिकों का क्षेत्र, तो उनके राज्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं। यानी राज्य और केंद्र दोनों से बाहर नहीं होगा, क्योंकि वही कल्याणकारी कार्य करेंगे। यहाँ तक कि वो विदेश जाएंगे तो भी उनका जो वीजा वगैरह बनाने के लिए पासपोर्ट वगैरह वो यहाँ से जारी होगा। राज्य प्रशासनिक अधिकारियों एवं लोक सेवकों या सिविल सर्विस के माध्यम से ही अपने बढ़े हुए उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। यानी प्रशासन अधिकार लोक सेवा के माध्यम से ही
अपना उत्तरदायित्व समझते हैं कि हमें लोगों की सेवा के लिए ही सरकार ने नियुक्त किया है। किसी देश का संविधान और नीति निर्माण मंत्रीगण कितने ही अच्छे हो और योग्य के न हो, परंतु बिना दक्ष सेवी वर्ग के उस देश का शासन सफल नहीं हो सकता। यानी मंत्रीगण कितने भी योग्य और अच्छे हो, लेकिन जब तक ये लोक सेवा कार्य नहीं करेंगे तब तक लोगों का कल्याण हो ही नहीं सकता। राज्य की नीतियां चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हो, उनके अच्छे परिणाम तभी निकलेंगे या तभी निकल सकते हैं जब उन्हें कुशलतापूर्वक एवं सत्य निष्ठा के साथ क्रियान्वित किया जा सके। यानी नीतियां सरकार की कितनी भी अच्छी बनाई गई हो, लेकिन सिविल सर्विस लोक सेवा के जो लोग हैं वो कुशलतापूर्वक और सत्य रूप से सत्य निष्ठा से कार्य नहीं करेंगे तब तक इनके कार्यों का क्रियान्वयन नहीं होगा और लोगों के हित के कार्य नहीं हो सकते। और लोक सेवा के महत्व का प्रतिपादित करते हुए आग ने लिखा है कि सरकार का कार्य केवल राज्य सचिव तथा विभागों के अन्य प्रधानों, मंडलों के सभापति, संसदीय अवर सचिवों, कनिष्ठ अधिपति तथा विशिष्ट अधिपति, दूसरे शब्दों में मंत्रीगण द्वारा ही पूर्ण नहीं किया जा सकता। इन लोगों में यह आशा नहीं की जा सकती कि वे एकत्र करें एवं लेखा परीक्षक, कारखानों का निरीक्षण, जनगणना आदि कार्य करें। यानी मंत्रिमंडल इतना कार्य नहीं कर सकता, वो पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि 5 साल के बाद वो चले जाते हैं। उनको लोगों को प्रभावित करना, वापस सरकार बनाना, उन्हीं की सरकार बने, इसलिए वो लोगों को प्रभावित करते रहे। लेकिन विशिष्ट जैसे कि वो सभापति हैं मंडलों के, समिति हैं उनके, विभाग है उनके पास, आखिर में सिविल सर्विस ही वो कार्य कर सकते हैं, नहीं तो वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। आखिर में कारखानों का निरीक्षण, जनगणना, ये सारे कार्य कौन देखता है? लोक सेवा सदस्य। हिसाब रखने, डाक के वितरण और समाचार ले जाने की भी बात ही दूर है। यानी समाचार वगैरह ले जाने की भी तो बात ही दूर है, वो समाचार वगैरह लोगों तक पहुंचाना वगैरह सब लोक सेवा के हाथ में है, तभी उनका महत्व बढ़ गया है। ऐसे बहुमुखी कार्य को उन अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं जिन्हें स्थायी लोक सेवक कहा जा सकता है। यानी ये सारे जो समाचार ले जाना, लाना, परीक्षण, कारखानों का निरीक्षण, जनगणना, ये सारी बातों का कार्य मंत्री नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? सिर्फ सिविल सर्विस ही कर सकता है। स्त्री पुरुषों का ये विशाल समूह ही देश के एक छोर से दूसरे छोर, यानी यहां से लेकर उस तक विधि का पालन कराता है। यानी ये शुरू से लेकर अंत तक कानून का पालन करवाता है हर किसी लोगों को, और इन्हीं के द्वारा जनसाधारण नृत्य प्रति राष्ट्र सरकार के निकट संपर्क में आता है। जनता की दृष्टि में इस निकाय का महत्व भले ही कम हो, किंतु मंत्रालय के लिए काम करने वालों की ये सेवा सरकार के उन उद्देश्य को जिसके लिए सरकार विद्यमान है पूर्ण करने के लिए कम आवश्यक नहीं है। यानी उनका महत्व ऐसा बढ़ जाता कि कोई भी सेना वगैरह सब सरकार के उद्देश्यों का पालन कर दिए कि सरकार का विद्यमान उद्देश्य क्या है और क्या नीतियां बना रही है, लेकिन आखिर में कार्य कौन करेगा? लोक सेवा आयोग ही करेगा। इसलिए लोक सेवा का महत्व नेताओं से भी बढ़ जाता है। इसके बारे में फाइनल लिख रहे हैं कि उनके शब्दों में कहा गया है कि लोक प्रशासन में सेवी वर्ग को ही सर्वोच्च तत्व माना गया है। यानी लोक प्रशासन में जो जनता की सेवा के लिए स्थायी रूप से कार्यरत है उनको ही सर्वोच्च माना गया है, बाकी लोगों को या बाकी मंत्रियों को नीचे रखा गया है। इसी में पिफनर ने भी कहा है कि सेवी वर्ग को प्रशासन की आधारशिला कहा गया है। यानी
ये जो लोक सेवा के हैं, जो नियुक्ति दी गई है वो आधारशिला है, आधार की शिला है, उसके आधार पे लोगों के आधार की शिला है। इनके द्वारा ही लोगों का कार्य हो सकता है, या लोगों के हित के कार्य हो सकते हैं, लोगों के कल्याणकारी कार्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, आज हमने लोक सेवा यानी सिविल सर्विस जो स्थायी रूप से कार्य करती है, इनकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसमें आईएएस और आईपीएस और आईएफएस 3 भागों में बांटा गया है। आईएएस जो कलेक्टर होता है, आईपीएस जो पुलिस का बड़ा अधिकारी होता है, आईएफएस जो फॉरेस्ट विभाग होता है यानी जंगल का विभाग बड़ा अधिकारी होता है। तो तीनों क्षेत्र में बांटे गए हैं। इसके अलावा स्थानीय में भी लोक सेवा का है, उसमें नियुक्ति राज्य द्वारा दी जाती है, जो जैसे तहसीलदार, ग्राम सेवक और एसडीएम, ये सब लोक सेवा का तहसील लेवल में कार्य करते हैं। और केंद्र द्वारा नियुक्त वो राज्य में हर जिले में एक कलेक्टर और ऐसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कल हम पढ़ेंगे आधुनिक सिविल सेवा की विशेषता। पहले क्या था, पहले पुराने जमाने में राजा महाराजा थे तो उनके हिसाब से मंत्री बनाए जाते थे, वो देखते थे कार्य हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान में लोगों का शासन, क्योंकि लोकतंत्र स्थापित हो गया तो लोगों द्वारा सरकार को चुना जाता है, तो सरकार लोगों के विश्वास पे टिकी हुई है। अगर लोगों का विश्वास हट गया तो अगले साल जब भी चुनाव होगा तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, उनकी सरकार को हटा देंगे, दूसरी सरकार स्थापित कर देंगे। इसलिए उन्होंने अच्छा कार्य करने के लिए सिविल सर्विस यानी लोक सेवा की नियुक्ति की गई, ताकि ये लोगों के कल्याण के लिए नीतियां बनाते रहे और नीतियों को क्रियान्वित लोक सेवा करती रहे। इसलिए लोक सेवा का महत्व बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, बाय।